पहले मुझे ये बताओ, आपको ये कैसे पता चला कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो अनंत होते हैं, और हम इसे कैसे साबित करेंगे कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो अनंत तक होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही प्रूव करेंगे कि जो अभाज्य संख्याएं होते हैं वो अनंत होते हैं। तो इसको हम प्रूव करेंगे विरोधाभास के द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो चलो शुरू करते हैं। यूक्लिड का अभाज्य संख्याओं की अनंतता का प्रमाण गणित के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक है। यह दर्शाता है कि अभाज्य संख्याओं की कोई अंत नहीं है, यानी वे अनगिनत हैं। इस प्रमाण को विरोधाभास द्वारा प्रमाण यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में जाना जाता है। प्रमाण इस प्रकार है। पहला बिंदु, मान लीजिए कि अभाज्य संख्याओं की संख्या सीमित है। तो हम मान लेते हैं कि जो प्राइम नंबर है उनकी संख्या सीमित है। तो कुछ संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम 2, 3 और 5 ले लेते हैं। मान लेते हैं हमें 3 ही प्राइम नंबर पता है और इसमें सबसे बड़ी जो प्राइम नंबर है वो 5 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभाज्य संख्याओं की संख्या सीमित है। हम यह मानकर चलते हैं कि अभाज्य संख्याओं की एक सीमित सूची है P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn, जहां Pn सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। दूसरा बिंदु, एक नई संख्या बनाएं। अब हम एक नई संख्या n बनाते हैं जो इन सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़कर प्राप्त होती है। तो जो हमने एक 3 अभाज्य संख्या लिया था, 2, 3 और 5, इनको गुणा कर दो और इसमें एक ऐड कर दो, तो ये कितना देगा 31। अब 31 या तो प्राइम नंबर होगा या तो कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर तो पता है, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं। ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर का मतलब 1 एंड इटसेल्फ होगा। और कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होगा, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जो हमने 2 और 3 और 5 लिया था, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1 ऐड कर दें तो हमें एक नई संख्या 31 मिलेगा। अब 31 या तो प्राइम नंबर होगा या तो कंपोजिट होगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। एक नई संख्या बनाएं। अब हम एक नई संख्या n बनाते हैं जो इन सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़कर प्राप्त होती है। मान लेते हैं वो संख्या n है और n इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन Pn, और इसमें हमने +1 ऐड कर दिया। तीसरा बिंदु, 2 संभावनाएं। अब संख्या n के लिए 2 संभावनाएं हैं, या तो वो क्या होगा, कंपोजिट होगा या तो प्राइम नंबर होगा। तो पहला बिंदु इसका दे रखा है यहाँ पे। तो पहला बिंदु है n अभाज्य। मान लेते हैं कि n जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। यदि n स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो हमारी मूल धारणा गलत साबित होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही मान रखा था कि 2, 3 और 5 एक प्राइम नंबर है और इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जो n आया था हमारे पास, n मतलब 31 जो आया था वो एक क्या है, प्राइम नंबर दर्शा रहा है। और हमने पहले बोल दिया था कि 2, 3, 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आया। अगर मान लेते हैं 31 एक प्राइम नंबर है तो फिर हमारी धारणा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है, यदि n स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो हमारी मूल धारणा गलत साबित होती है कि Pn सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। और जैसे कि हमने 2, 3, 5 लिया था, 5 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। लेकिन हुआ क्या, अगर 31 एक प्राइम नंबर हो गया तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। लेकिन हमने तो पहले इसे बोल दिया था कि 5 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 31 एक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आ रहा है। तो हमारा जो मानना था वो गलत हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि यदि n अभाज्य है, यदि n स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो हमारी मूल धारणा गलत साबित होती है
कि Pn सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमने एक नई अभाज्य संख्या n की खोज ली है। ठीक है, अब हमारे पास संख्या कितने हो जाएंगे, 2, 3, 5 और 31। अब हो सकता है कि n हमारा एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट भी हो सकता है, और खोज ली है जो Pn से बड़ी है। अब मान लेते हैं कि n हो सकता है कि वो कंपोजिट नंबर होगा। यदि n भाज्य है तो इसका मतलब है कि n किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है। मान लीजिए कि वह अभाज्य संख्या p है। तो मान लेते हैं कि 31 एक कंपोजिट नंबर है, तो किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड होगा, किसी और नंबर मतलब किसी और अभाज्य संख्या से डिवाइड होगा, वो संख्या मान लेते हैं p है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ध्यान दें कि n को p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn में से किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित करने पे शेषफल 1 बचता है। तो मान लेते हैं जो 31 है, तो जो हमने 3 अभाज्य संख्या लिया था, 2, 3, 5 लिया था, अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 31 शेषफल 1 बचेगा, 3 से भी डिवाइड करोगे शेषफल 1 बचेगा, 5 से भी डिवाइड करोगे शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि विरोधाभास में। अब ध्यान दें कि अब ध्यान दें कि n को p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn में से किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर संख्या 1 बचता है। उदाहरण के लिए यदि हम n को p1 से विभाजित करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं n डिवाइड बाई p, इसको इस तरह लिख सकते हो। यहाँ पर n क्या है, p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन pn, और इसमें हमने एक ऐड कर दिया था। ठीक है, और डिवाइड करेंगे p1 से। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन डिविजिबल होगा, लेकिन 1 डिविजिबल नहीं होगा, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन मल्टीप्लाई pn भाग पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, लेकिन शेषफल 1 बचेगा। यही बात अन्य अभाज्य संख्या p2, p3, pn के लिए भी लागू होगा। मतलब कि अगर हम p2 से डिवाइड करेंगे तो p2 हट जाएगा, 1 फिर से रिमाइंडर बचेगा, p3 से डिवाइड करेंगे तो p3 हट जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे अगर हम करते जाएं तो 1 रिमाइंडर सब में बचेगा। तो इसका मतलब है कि p अभाज्य संख्या हमारी मूल सूची p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn में से कोई नहीं हो सकती। p एक नई अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या आपने समझा कि पहले हमने एक जो लिस्ट बना रखा था कि इतने ही हमारे अभाज्य संख्या, लेकिन एक नई अभाज्य संख्या आ रहा है जो कि p आ रहा है और इस लिस्ट में नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, दोनों स्थितियों में चाहे n अभाज्य हो या भाज्य, हमें एक ऐसी अभाज्य संख्या मिलती है जो हमारी मूल सीमित सूची में नहीं थी। यह हमारी मूल धारणा का खंडन करता है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या सीमित है। हमने पहले से ही मान लिया था कि अगर 2, 3, 5 केवल इतने ही अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनके अलावा भी एक और अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो सीमित नहीं होती है, वो असीमित होती है, यानी अनंत तक होती हैं। ठीक है, इसलिए यह साबित होता है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि आपके पास अभाज्य संख्याओं की एक सूची है। आप इन सभी संख्याओं को गुणा करते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं। अब जो नई संख्या मिलती है वह या तो खुद अभाज्य होगी या किसी ऐसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी जो आपकी मूल सूची में नहीं थी। जैसे कि हमने 31 लिया था, 31 जो हमने 3 प्राइम नंबर लिया था, या तो उनसे डिवाइड हो जाएगा या तो उनसे डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि मान लीजिए कि आपके पास अभाज्य संख्याओं की एक सूची है जो कि हमने 2, 3 और 5 लिया था। आप इन सभी संख्याओं को गुणा करते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं, और इनको हमने जब गुणा किया और इसमें एक जोड़ा तो 31 आया। अब एक जो नई संख्या मिलती है या तो वो खुद अभाज्य होगी या किसी ऐसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी जो आपकी मूल सूची में नहीं थी।
अब यहाँ पे एक जो चीज़ बोला है ना, अब जो नई संख्या मिलती है वह या तो खुद अभाज्य होगी, अब ये तो प्राइम होगा या किसी ऐसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी जो आपकी मूल सूची में नहीं थी। तो मान लेते हैं हमने 2 3 5 लिया था, 2 3 5 इनसे डिवाइड करेंगे, हर बार रिमाइंडर 1 बचेगा यहाँ पर, पता है इनसे तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये किससे डिवाइड होगा, किसी अलग प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अब अलग प्राइम नंबर तो इसमें है ही नहीं है, तो ये अलग प्राइम नंबर से किससे डिवाइड होगा, जो कि 31 से डिवाइड होगा। तो जो हमने धारणा पहले कर रखा था कि इन 3 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या 31 एक और अभाज्य संख्या आ गया। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं, अंत नहीं होगा इसका। अगर आप इसी तरह करते जाओगे तो आपको अनंत संख्याएं मिलती जाएंगी। तो मैं एक बार और रीड कर लेता हूँ इसको। मान लीजिए कि आपके पास अभाज्य संख्याओं की एक सूची है, आप इन सभी संख्याओं को गुणा करते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं। अब जो नई संख्या मिलती है वह या तो खुद अभाज्य होगी या किसी ऐसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी जो आपकी मूल सूची में नहीं थी। इस तरह आप हमेशा एक नई अभाज्य संख्या को खोज सकते हैं, जिससे पता चलता है कि अभाज्य संख्या अनंत है। मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।